आइए जनाब, ये फिर एक और सवाल है, कंप्लाइंग विद, यानी क्या होना चाहिए, वही सवाल, जवाब आपने सेलेक्ट करना। कोड ऑफ एथिक्स बाय द आईकैप। अब ये आईकैप के कुछ, आईकैप क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के, तो इन्होंने क्या, अच्छा सेम ICAI, अब देख ले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसको भी पढ़ने से यही आपको नजर आएगा कि आप में ये एथिक्स के एन मुताबिक अमल करना। आप कहेंगे जी नहीं करें तो क्या है, नहीं जी, फिर तो ये होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन गए तो तब भी ये उनकी गलतियां, ये गलतियां तो चलो इंसान से हो जाती हैं, लेकिन अनएथिकल हरकत कर बैठे तो फिर वो आईकैप हो या ICAI हो तो वो निकाल भी देते हैं, कैंसिल भी कर देते हैं, उनका लाइसेंस खत्म हो जाता है। तो सेम ये डॉक्टर्स के यहाँ भी है, इंजीनियर्स के यहाँ भी इसी किस्म की हैं। तो इसमें से देखिए वही बातें हैं जो मैंने अब तक अर्ज कर दी, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज एंड ड्यू केयर, क्या एहतियात भी आप करें, कॉन्फिडेंशियलिटी, कि अगलों की इंफॉर्मेशन दूसरों तक ना पहुंचाए, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये इन्होंने ऐड कर दिया कि भी आपका जो जो काम भी आप कर रहे हैं तो उसका बहुत अच्छा रवैया जैसा हुआ चाहिए, मसलन इंजीनियर को चाहिए जैसा एटीट्यूड उनके कोड ऑफ एथिक्स में वैसे करें, डॉक्टर्स हैं तो वो अपने उस प्रोफेशन के लिहाज से करें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की ये वही एग्जाम्पल है कि जैसे मिसाल के तौर पर एक साहब बहुत बड़ा बिजनेस वो कर रहे हैं गवर्नमेंट से, और फिर वही साहब जो है अगर खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा कि जनाब वो उन्होंने फैसला करना है और काम भी उन्होंने करना है, तो वही करेंगे और पूरा बेनिफिट लेते चले जाएं। और ये हुए हैं ऐसे केस, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचना है। इसके लिए मुझे वो बड़ी अच्छी मिसाल याद आई उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की। हुआ क्या कि उनके दो बेटे गए हुए थे इराक, तब वहां से वापस आ रहे थे तो अब इराक के जो गवर्नर थे उनके यहाँ बहुत बड़ा गवर्नमेंट का फंड जो है ना वो बचा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि भी बेटा आप ये ले जाके अब्बा जी को वहां जाके गवर्नमेंट के फंड में ट्रेजरी के अंदर जमा करा दें। तो दोनों बेटों ने क्या, अच्छा जी, अच्छा उस जमाने के जो कैश था वो सोने और चांदी के सिक्के होते थे, अब वो उठा के ले आए। तो अब जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया, तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद जाके काउंट करके चेक किया कि जनाब ये सोना चांदी के जो पैसे जो उनके गवर्नर ने जो इनको दिए थे वो उतने ही है। अच्छा अब वो उन्होंने देखा, ठीक है जी पूरे, अच्छा पूरे के लिए उन्होंने पहले गवर्नर से भी पूछा अभी तुमने कितने भेजे थे पैसे, उसको ले जाके चेक भी कर लिया, ठीक है जी बेटे दोनों ले आए पैसे। अच्छा उसके बाद जब वो घर पहुंचे तो नजर आया कि बेटे के पास फिर भी और पैसे, कह बेटा जब मिसाल के तौर पे 1 मिलियन दिनार जो है वो तुम लेके आए हो, वो ठीक है तुमने पूरे दिए हैं, तो ये ज्यादा कहाँ से आ गया तुम्हारे? तो बेटों ने बताया कि अब्बा जी वो यही हुआ मामला कि हमने इतना बड़ा रिस्क था, इतना सोने के सिक्के उठा के ले जाना, तो हमने ये किया कि उसकी कई चीजें खरीद ली और इराक से। फिर उसके बाद बीच में हुआ कि जिस शहर में भी हम रुके वहां जाके सेल आउट किया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि और चीजें खरीद ली, फिर दूसरे शहर में बेच लिया, करते करते हम मदीना आ गए। आप अब्बा जी देख लें, चेक कर लें कि जो पैसे थे पूरे वापस दिए हमने, कोई उसमें नहीं किया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये स्पेशल फिर गवर्नर को खत लिख के पूछा कि भाई ये बताओ कि तुमने सिर्फ मेरे बेटों को ही ये कैश दिया था या और लोगों को भी दिया है कि जो लेके आए? उन्होंने बताया नहीं जी हमने सिर्फ इन्हीं दोनों जो आपके बेटे हैं उन्हीं के जरिए ही भेजे थे। तो उन्होंने फिर उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि अगर तो वो ऐसा कैश जो है और बहुत से कोई मिसाल के तौर पर 400-500 पूरा काफिला आ रहा है तो उन सब के हर आदमी को होता तो चलो फायदा भी इस तरह से बीच में वो बिजनेस में वो कर लेता, तब ले जाके पूरे दे देते पैसे तो चलो प्रॉफिट उनका होता, ठीक है।
लेकिन अब ये सिर्फ दोनों मेरे बेटों को दिया तो ये गलत है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उन्होंने कहा कि बेटा ये चीज गलती है इसमें, इसलिए ये जितना प्रॉफिट तुमने कमाया है ना, चलो ये भी तुम गवर्नमेंट के फंड में जमा कराओ। तो उसको बैतुल माल कहते थे। तो उन्होंने फिर दिया, कहा बाजी देखिए अगर हम पूरा कैश ही उठा के लेके आते तो हम पे तो रिस्क था ना बीच में कि भी कोई कोई डाकू या कोई आ जाते हमसे, वो कर लेते मामला। तो फिर कहते बेटा वो जो भी है वो फिर अगर होता तो पूरे काफिले के हर बंदे को मिला हुआ होता फिर ठीक था, लेकिन ये सिर्फ मेरे बेटों पे है तो ये गलत है, क्योंकि मैं इस वक्त खलीफा हूं और ये गलत चीज है। तो उन्होंने फिर इसको सारा जितना प्रॉफिट था उनका गवर्नमेंट के फंड में करवा दिया जमा, वो लोगों की खिदमत में लगा फिर। तो ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एक एग्जांपल। आगे चलिए सेकंड ओपिनियन, ये भी देख लें कि ठीक है जी आपको ये समझ में आई वो करें, इसके साथ दूसरों से भी पूछ लें फिर, ताकि बेहतर एक अच्छा आइडिया आ जाता है। फीस एंड अदर टाइप्स ऑफ रिम्यूनरेशन, ये भी चेक कर लें कि आप जो भी काम कर रहे हैं तो उससे आपको फीस कितनी मिल रही है, क्या वो माकूल है कि नहीं है। और चीजें भी आप अच्छी तरह एथिकली आप चेक कर लें कि गिफ्ट नहीं लेने आपने, स्पेशली आप जब ऑडिट कर रहे हो तो तब तो कस्टडी ऑफ क्लाइंट एसेट्स, अगर क्लाइंट के कोई चीजें कोई आपके हाथ में वो भी वापस दें अगलों को। इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट, कि ऑडिटर्स का ऑडिट भी होना चाहिए, वो देखें ताकि कहाँ का इशू आ रहा है तो वो भी सामने आए। अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट, यानी ये ऑडिटर्स के लिए उन्होंने ये लाजिम किया है कि भी वो कोई और काम ना करें ताकि और तरह से फिर उधर से भी वो प्रॉफिट कमाएंगे और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए। पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट होने की उम्मीद भी लग रही है वो भी ना करें। एक्टिंग विद सफिशिएंट एक्सपर्टीज, कि वही करें कि जिसका आपको पता हो तरीका। फाइनेंशियल इंटरेस्ट, कि आप फाइनेंशियल इंटरेस्ट में ना करें, यानी होगा क्या कि आप उससे भी ज्यादा फंड कमाएंगे और इधर से ऑडिट भी आप कर रहे हैं तो ये गलत होगी। इंड्यूसमेंट, यानी ख्वाहिशात पैदा करना, ताकि आओ भी ये चलो मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो ऑडिटर हूँ, दूसरे किसी को कहा अभी तुम करो, इससे तुम्हें जो भी प्रॉफिट आएगा ना उसमें से मुझे भी देना हिस्सा, तो ये भी गलत है। तो अब ये देखिए इन्होंने और ज्यादा तफसील से ICAP ने एक अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये दिया, और ICAI ने भी इसी तरह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने भी सेम इसी तरह कही है। तो खुद फैसला कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपका ड्यू प्रोफेशनल केयर, ये भी आपके अंदर एथिक्स के अंदर शामिल है कि आप अपनी ड्यू प्रोफेशनल केयर, कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो जो आपको तरीके आ गए इसको संभालें। implies applying the care and skill expected for a reasonably prudent and competent इंटरनल ऑडिटर्स, ये उनके लिए, लेकिन हर आदमी के लिए, कि आप जिस काम के माहिर बन गए तो उसी को आप फिर अपनी सलाहियतों को रखें, उसको चेक करते रहें, देखते रहें, नई चीज आई है वो भी सीखते जाएं, ताकि आपकी पूरी जिंदगी तक ये जो सफर है इस जिंदगी का, इसके अंदर तब भी आप पढ़ते ही चले जाएं। डोंट एम्प्लॉय इनफ्लेबिलिटी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, कि ये भी कोई जाहिर है कि प्रैक्टिकली हर आदमी बहुत आला काम तो नहीं कर पाता ना, तो ठीक है वो समझ लें, अपने आप को ये ना अपने आप को जाहिर करें जी हम ही सबसे माहिर और सबसे अच्छे। और फिर आप गारंटी दैट ऑल सिग्निफिकेंट रिस्क्स विल बी आइडेंटिफाइड, कि जो जो भी रिस्क हो सकते हैं वो आ सकते हैं, तो इसके लिए अभी से प्लान करें। इसमें अब अगले लेक्चर्स में रिस्क मैनेजमेंट पे भी हमारी बात चलेगी। उसके बाद कंटिन्यूटी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि जो जो सलाहियतें आपकी आई हैं इसमें मजीद जो जो चीज़ें इजाफा आ रहा है, जो जो नई नई चीज़ें नई नई टेक्निक्स आ रही हैं वो भी सीखते चले जाएं। तो जनाब ये थे कोड ऑफ एथिक्स के जो आप मैनेजर बन जाएं तो ये होने चाहिए, और ये वही एथिक्स की एक एग्जाम्पल के तौर पर वो कर दिया
कि जन्नत में जाना है तो ये कर लें, जहन्नम में जाना चाह रहे हैं तो ये कर लें, ऑप्शन आपके लिए। और इसके लिए ये वही एग्जाम्पल है कि जो कुरान मजीद से ही मैंने एक ये लिस्ट बनाई थी, और ये कंप्लीट नहीं है, कुछ हिस्से ही हैं, ज़ाहिर है जितने एकदम सामने आते हैं वही किए थे मैंने। तब जो सवालात हैं और जो अभी मैंने क्वेश्चंस आपके सामने अर्ज किए थे, इसके ज़रूर जवाब आप शेयर कर लीजिएगा, इस पे कमेंट कर दूंगा और वो कॉन्फिडेंशियल ही रखूंगा, किसी और को आपके बारे में नहीं बताऊंगा। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।